हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024, साथ ही साथ आपकी जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है जो दिसंबर में आयोजित होगी। इन दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट करते हुए घटनाचक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स हमारी टीम ने बना रखे हैं और जिसमें अब हमारा ये लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है। यानी इससे पहले मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। बस इकोनॉमिक्स चल रहा है, जो कि 2 क्लास और आएंगी। हो सकता है उसमें आज की क्लास को इंक्लूड कर लीजिए और एक कल क्लास इंक्लूड कर लीजिए। पूरी की पूरी क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी गई हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इनको भी कवर कर रहे थे और इसमें हमारा जो टॉपिक चलेगा वो WTO क्या चलेगा। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि ये हमारी पूरी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, घटनाचक्र पूर्वालोकन एडिशन से बनाए गए हैं और इनकी आप PDF को देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं। 852742794636 इस पे आप मैसेज करेंगे ओनली व्हाट्सअप, तो हमारे वहाँ पे टीम आपको जो है कि पूरी डिटेल इसकी प्रोवाइड करा देगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिर वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि सर मुझे ये PDF चाहिए, कैसे मैं ले सकता हूँ, कैसे नहीं। और PDF इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि अगर आप इसको लेकर PDF निकाल कर अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो सारे प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स के हो चाहे ज्योग्राफी को, मैक्सिमम यहीं से फंस जाते हैं। और इसकी प्रूफ वीडियो भी मैंने समीक्षा अधिकारी का जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें मैंने प्रूफ कर दिया था कि कैसे इसके सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो पे पहली बार आए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, वहाँ पर भी बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कल की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में कुछ पढ़ रहे थे, जिसके बारे में कल हम लोगों ने ये आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को कवर किया था पूरी तरीके से। इसके साथ हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया जिसमें वर्ल्ड बैंक भी आपका शामिल था, IMF भी शामिल था। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। लेकिन आज हमें पढ़ना है WTO से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। WTO का मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कि विश्व व्यापार संगठन। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है कि कहीं व्यापार के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, किसी देश का शोषण तो नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों की देखरेख करता है। साथ ही साथ बहुत सारे इसके नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या इसकी प्रोविजन है। देखिए, इसकी स्थापना तो हुई थी 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के अधीन। कौन से? मराकेश समझौते के अधीन। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो एक गैट नाम की संस्था थी जिसको कहते थे जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पे होती थी। इसको समाप्त करते हुए ही WTO की स्थापना की गई है। इसके सदस्य देश 164 थे, लेकिन अब इसके मेंबर्स की संख्या बढ़ चुकी है। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा में देखने को मिलेगा और यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। अर्थात विश्व के स्तर पर इससे बड़ा कोई भी आर्थिक संगठन नहीं है जो पूरे विश्व को आर्थिक रूप से एकत्रित करता हो, एकजुट रखता हो और सभी देशों का ख्याल रखता हो। अब चलते हैं इसके और अगले पॉइंट की बात करेंगे कि WTO का जो पहला नाम था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, अर्थात इसे गेट कहते थे। ये इसका WTO का पूर्ववर्ती नाम है, क्योंकि WTO के दोहा वार्ता दौर में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट मुद्दा था कृषि सब्सिडी और कृषि आयात नियमों का। जो कि भारत में क्या होता है, कृषि सब्सिडी सबसे अधिक दी जाती है और भारत क्या, बहुत सारे विकासशील देश या जो अल्प विकसित देश हैं वो अपने देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को और मजबूत करने के लिए सब्सिडी देते हैं। क्योंकि उन देशों के किसान आपके अमेरिका, यूरोप के किसानों की तरह नहीं है कि बहुत बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले हैं। हमारे यहाँ जो भारत में खेती होती है मुख्य रूप से जीवन निर्वाह खेती होती है, जिसको हम कहते हैं आजीविका चलाना, अर्थात अपने पेट पालना, अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाना। हमारे यहाँ केवल हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे व्यापारिक स्तर पे बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। नहीं तो आप पश्चिमी यूपी को छोड़ दो, पूर्वी यूपी देख लो, MP देखो, बिहार देखो, राजस्थान देखो, यहाँ के किसान केवल अपने पेट भरने के लिए जो है कि पैदावार कर पाते हैं। तो ऐसे में भाई किसानों को सब्सिडी तो देनी पड़ेगी। और दोहा दौर की जो वार्ता थी वो 2001 में शुरू की गई थी। अब आगे देख लेते हैं और यहाँ पे कि WTO के अंतर्गत जो कृषि पर समझौते हुए हैं वो 3 आधार पे होते हैं। एक तो बाजार में पहुंच क्या है, यानी एक्सेसिबिलिटी क्या है, आंतरिक समर्थन कितना, अर्थात सरकारें कितना समर्थन दे रही हैं, और नियति प्रतियोगिता होती है, नियमित प्रतियोगिता यहाँ पे लिखना था, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब इनमें सब्सिडी को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे एक होता है ग्रीन बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स और एक होता है एम्बर बॉक्स। इनका संबंध WTO के अंतर्गत सब्सिडी से होता है और मुख्य रूप से कृषि के सब्सिडी से ही संबंधित होती है। तीनों सब्सिडी किस होती है, कृषि से संबंधित। अब यहां पर बात करोगे कि भारत में जो होती है कृषि क्षेत्र में छूट जो होती है वो फार्म सब्सिडी के रूप में संदर्भित की जाती है। अर्थात यहां पे फार्म को भी दी जाती है। फार्म का मतलब जो कंपनी होती है उनको भी सब्सिडी मिलती है। जैसे
अगर आप देखोगे कि फार्म में इनपुट, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पे दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। अब क्या होता है, भारत में जितना भी यूरिया बनता है, डीएपी बनता है, फास्फेट बनता है, पोटास बनता है, फर्टिलाइजर जितना भी होता है, तो कई सारे फर्टिलाइजर को भारत सरकार प्रमोट करती है। साथ ही साथ क्या करती है कि किसानों को न्यूनतम मतलब वेतन पैसे पर दे देती है, अर्थात सब्सिडी के आधार पे देती है। तो यूरिया का जो प्राइस होता है उसे भी घटा के दिया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि खेती जो होती है, खेती करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए होते हैं, जितने भी फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, जो भी बीज वगैरह चाहिए होते हैं, उन सभी पे भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। और भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी की होती है। किसकी होती है? अप्रत्यक्ष श्रेणी की होती है। अब यहाँ पे गैट की बात कर लेते हैं, तो गैट की स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में था। अब यहाँ पर एक डंकल प्रस्ताव कई बार आता है, गैट से संबंधित ही होता है। जैसे डंकल प्रस्ताव संबंधित है किससे? गैट से संबंधित है, और ये बौद्धिक संपत्तियों के अधिकार की बात करता है, यानी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है या इंटेलेक्चुअल राइट होती है उसके अधिकार की बात करता है। गैट के 8वें दौर की बैठक दिसंबर 1986 में उरुग्वे में हुई, और इससे सर्वाधिक विवाद पैदा हुआ कि गैर परंपरागत मुद्दों को ही लेकर रहा। वही ट्रिप्स की बात करेंगे, ट्रिम्स की बात करेंगे। यानी क्या ट्रिप्स और ट्रिम्स होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? राइट होते हैं। कैसे? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है उसकी बात की जाती है। अगर हम ट्रिम्स के अंतर्गत देखेंगे तो अब वर्तमान में ये WTO का एक समझौता हो गया है, अर्थात जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट। तो ये आपका व्यापार संबंधी निवेश उपायों से रिलेटेड होता है। वहीं पे यहाँ देखोगे ट्रिम्स के बारे में क्या पूछ रहा है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर मतलब होता है उपाय। तो व्यापार संबंधी जो निवेश उपाय होते हैं इनके संबंध में हम बात करते हैं। क्या क्या पॉइंट हम पढ़ेंगे कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणामात्मक जो निर्बंधन वो होते हैं निषिद्ध। कहने का मतलब हो गया कि अगर विदेशी निवेशकों द्वारा जो आयात किया जाता है, अगर उस पर आप परिमाणात्मक जो प्रतिबंध लगाओगे तो ये निषिद्ध किया जाएगा, बंद किया जाता है इसके अंतर्गत, और यह विदेशी निवेश के नियमन से भी संबंधित नहीं है। ठीक, यहाँ पर अगर आप बात करोगे WTO में अपनाए गए व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा जो अधिकार होते हैं, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स कहते हैं जिसको, इसके अंतर्गत आपके 7 प्रकार के बौद्धिक राइट्स आते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ट्रिप्स के अंतर्गत? जरा इसको एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा मिलेगा? पहला मिलेगा आपको कॉपीराइट, यानी किसी भी कंपनी के अगर आप टूल्स को यूज कर रहे हो या उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूज कर रहे हो या उसके प्रोसीजर को यूज कर रहे हो तो वहाँ पे कॉपीराइट आपके ऊपर क्लेम आ सकता है। व्यापार चिन्ह का मतलब होता है ट्रेडमार्क। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का लोगो आप देखिए, जैसे सुजुकी का देखो तो एस बना हुआ है, महिंद्रा का देखो तो कुछ इस तरीके का नया जो है कि आ गया है। तो ये इनके क्या होते हैं? ट्रेडमार्क होते हैं, जिनको देखते ही पहचान लिया जाता है। अगर आप देखोगे मर्सिडीज बेंज का तो कुछ इस तरीके से होता है उसका लोगो, हालांकि मैंने तो बहुत अलग ही लेवल का बना दिया, ये रहा कुछ इस तरीके का होता है मर्सिडीज बेंज का। और BMW का देखोगे तो 4 छल्ले होते हैं आपस में लगे हुए, तो ये क्या, ये पहचान होती है उनकी, तो इसी को कहा था ट्रेडमार्क। फिर भौगोलिक संकेतक जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी कहते हैं। औद्योगिक रूपरेखा यानी इंडस्ट्रियल जो डिज़ाइन होती है, पेटेंट हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपकी IPR के अंतर्गत आती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और IPR को कौन रेगुलेट करता है? तो WTO के अंतर्गत ट्रिप्स के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है। इनका अगर कोई भी देश वायलेशन कर रहा है या कोई व्यक्ति वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है कि भारत कहता है कि हाँ भाई, हम ट्रिप्स के मानकों का पालन करते हैं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए एक नोडल एजेंसी है कि जितने भी इंडस्ट्रियल जो आपके पॉलिसीज हैं उन सभी में बताया गया है कि जितने भी प्रकार के आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हो उन सभी को रेगुलेट किया था। उसके लिए औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, जिसको आज वर्तमान में DPIIT के नाम से जाना जाता है, ये क्या करेगा? ये आपका नोडल एजेंसी है, ठीक है, जो पूरी तरीके से देखरेख करता है कि इन नियमों का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। और माल के भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को WTO से संबंधित माना जाता है। जो आपका GI टैग दिया था ना, वो इसी से संबंधित है, 1999 के अधिनियम से। अब यहाँ पर आपने कई बार WTO के अंतर्गत ये शब्द सुना होगा AOA। इसका मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अर्थात कृषि पर समझौता। क्या होता है कि एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और
पीस क्लॉज WTO से समझते हैं, यानी कहने का सेंस हो गया कि आपका AOA और जो पीस क्लॉज जो प्रोविजंस होते हैं ये दोनों किससे सम्मिलित हो गए, WTO के। क्योंकि प्रश्न आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि भाई ये किससे सम्मिलित है, जैसे WTO हो गया, गेट हो गया, IMF हो गया, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि AOA ये डायरेक्ट अगर पूछेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पूछ रहा है, अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर हुए समझौते की बात कर रहा है, जो कि WTO से सम्मिलित होता है। अब इसी तरीके से एक और प्रोविजन आता है, व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश करार, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड बेस्ड, मतलब कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये भी भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, जो कि 2007 से ही लागू किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे G20 की। G20 क्या होता है, तो G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। हालांकि G20 का अभी सितंबर 2023 में भारत के द्वारा सबसे मतलब पहली बार ऐसा था कि भारत ने इसकी अध्यक्षता को स्वीकार किया और मेजबानी की इसकी। अब यहाँ पर अगर देखोगे इसमें लिख रहा है कि जो G20 होता है इसमें 19 देश होते हैं और एक यूरोपीय यूनियन होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 2023 में जो सितंबर में मीटिंग हुई थी, इसमें क्या परिवर्तन किया गया, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें परिवर्तन ये कर दिया गया है दोस्तों कि अब इसमें G20 तो है ही है, प्लस एक अफ्रीकन यूनियन भी जोड़ दिया गया है। तो कहने को कह सकते हो कि 19 देश तो हो ही गए, प्लस यूरोपीय यूनियन रहेंगे और प्लस अफ्रीकन यूनियन। यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत अभी तक आपके केवल 27 देश हैं और अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत लगभग 55 देश आते हैं। तो ये सभी के सभी किस्मों में शामिल हो चुके हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। हालांकि यहाँ देशों के नाम दे रहा है, जो G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो है कि अफ्रीका संघ को आप बढ़ा देना बस। जैसे यहाँ पर देखोगे कि USA, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूरोपीय संघ। तो अब इसके साथ आपको और क्या लिख देना है, यहाँ पे AU लिख देना है, अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पर देखो कि नोट करके मैंने अपडेट भी लिखा है कि 2023 की G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी और 2024 की अब कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। और इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, यहाँ पे देखो G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो ये G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित एक पहल है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क है। यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। अधारणीय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे असंधारणीय हो सकता था। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जो थी वो 2019 किसके द्वारा जारी की गई, ये अंकटाड के द्वारा जारी की गई थी, जो डिजिटल इकोनॉमी की रिपोर्ट सबसे पहले बनाई गई थी। अब होता क्या है कि यही सारे प्रश्न आपके PYQs में पूछे गए हुए हैं, चाहे वो UPPCS PYQs हो या UPPCS मेंस का हो या फिर आपके समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, प्री और मेंस, बिहार PCS, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, इवन कि उत्तराखंड और UPSC के भी प्रश्न इसी तरीके से जो बने होते हैं। वही सब चीज़ें जब रिपीट होती है ना, तो यहाँ पर आपको कम समय में रिविजन करने के लिए आसान हो जाता है। बस उसके लिए शर्त ये रहती है कि अगर आप लोग हमारी क्लास को भी साथ में पढ़ते चलते हो तो चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ में आनी है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, WEF की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे प्रोफेसर क्लास स्वाब थे और यह एक अलाभकारी संस्था भी मानी जाती है। हालांकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, तो दावोस में मिलेगा आपको, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। और इसके आगे देखते हैं अगर हम, तो विश्व प्रतियोगिता रिपोर्ट की अगर हम बात करें, यानी कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, तो यही तो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और साथ ही साथ एक और रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब बस यहीं से एक सीधा प्रश्न आपसे UPPCS पूछने वाला है। क्या पूछेगा इस बार कि भाई मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। 4 रिपोर्ट दे देगा, उसमें से एक रिपोर्ट या तो हो सकती है वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट या फिर एक रिपोर्ट हो सकती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये दोनों रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी कर रहा है। और इसके मानदंड क्या होते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स क्या रिपोर्ट के, स्वास्थ्य के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, आर्थिक स्थिति के स्तर पे, राजनीतिक सशक्तिकरण के स्तर पे, ये 4 मानक को फॉलो करता है। अगर हम लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक की बात करेंगे तो ये आपके UNDP के द्वारा जारी किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया था। अब इसमें देखोगे तो आप दोनों में अंतर देख सकते हो। क्या अंतर देख रहे हो कि WEF ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की, जबकि यहाँ पे लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक की बात की जा रही है। अच्छा, अभी एक और रिपोर्ट जारी की है जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है करंट अफेयर्स घटनासार हाफ ईयरली में, कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसको हम ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रति सूचकांक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे
और ये रिपोर्ट जो आई थी इसमें मैंने आपको बताया था कि पहली चॉइस दुनिया की है क्या, कि यूएसए, सबसे पहला टूरिज्म यूएसए में डेवलप हो रहा है। भारत की बात करेंगे तो भारत को 39 रैंक मिली है। तो यहाँ से आपका करंट भी आपका अपडेट हो गया। अब यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट जारी करता है, भारत की रैंकिंग इस बार 39 नंबर पे है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके भी पढ़ सकते हैं। भारत 1966 से एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का तथा 1951 से कोलंबो योजना का सदस्य रहा है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, एडीबी, जो कि जापान के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर होता है और यहाँ पर ही इसका सबसे बड़ा योगदान जापान का है, अमेरिका का है, इस तरीके से होता है। हालांकि भारत एपेक का सदस्य नहीं है, एपेक का सदस्य नहीं है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया तो आता है लेकिन भारत नहीं आता है। एडीबी का भारतीय निवासी मिशन जिसे 1992 में खोला गया और नई दिल्ली में स्थित है। भारत की बात करेंगे तो भारत आपके AIIB, जो कि मैंने कल ही बताया था, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं एशियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO का भी मेंबर है। तो बस यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया होगा, कोई एक संगठन देके, मान लेते हैं NSG की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कह दो, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम लोग कहते हैं UN की सिक्योरिटी काउंसिल होती है। इसमें भी तो अभी भारत परमानेंट सदस्य नहीं हो पाया जिसको वीटो पावर मिलती है। तो इसमें से ही कोई एक ऑप्शन दिया होगा कि भारत किसका सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे SCO की अगर हम बात करें तो संघाई कॉपरेशन आयोग जिसको माना था ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। केवल एक देश नहीं होता है मध्य एशिया से, वो होता है तुर्कमेनिस्तान, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2017 में इसमें कौन शामिल हो गया, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों ही परमानेंट मेंबर बन गए। हालांकि पहले से ही भारत पर्यवेक्षक की भूमिका में था, उसकी मीटिंग में बैठता था, लेकिन 2017 से क्या किया गया कि इसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अब आ जाओ यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे, जिसको हम लोग सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में जानते थे। जब इसकी स्थापना लगभग 1951 के आसपास जब हुई थी, नहीं 1957 देगा, तो उस समय इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय ही कहा जाता था। आगे चल के यूरोपीय यूनियन में कन्वर्ट हो गया। इसका मुख्यालय आपको बेल्जियम के अंतर्गत ब्रुसेल्स में मिलेगा। 1957 की रोम संधि के अनुसार ये वर्तमान में 27 देशों का संघ है। 31 जनवरी 2020 से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट बोल देते हैं। ब्रेक्जिट का मतलब होता है कि ब्रिटेन बाहर हो गया, एग्जिट हो गया। सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली जिसको GIAS बोलते हैं, तो इसको इन शॉर्ट क्या कहेंगे, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। इस कार्यक्रम की शुरुआत FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2002 में किया गया। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अभिसमय 138 और 182 में बाल श्रम से संबंधित है। अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये आपके 138 और 182 इससे संबंधित है। UNSC की बात कर लेते हैं। UNSC, व्हाट इज द UNSC? तो यहाँ पे देखोगे इसका जो तात्पर्य है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित होता है। और इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर है। जैसे चाइना हो गया, USA हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और UK हो गया। ये 5 मेंबर हैं, लेकिन भारत भी अब इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम देश जो है कि भारत का सपोर्ट कर चुके हैं, बस ये चाइना थोड़ा सा बीच में टांग अड़ा रहा है। और यहाँ पे ये भी नियम होता है कि जब तक ये 5 देश किसी एक देश को सहमति नहीं दे देंगे, तब तक वो देश वीटो पावर यानी सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री नहीं कर सकता। तो इसीलिए चाइना की वजह से ये मामला फंसा पड़ा है। आगे देखते हैं 10 अस्थायी सदस्य भी हैं इसके अंतर्गत, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट अंग होता है। यहाँ पे जैसे आपको मैं रिवाइज करा दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, आपको पता है। पहला तो UNSC हो गया अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम लोग सुरक्षा परिषद भी कह देते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा सचिवालय, चौथा आपका हो जाएगा न्यास परिषद जो कि अब समाप्त हो चुकी है, और 5वां आपका हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा परिषद, और 6 नंबर पे आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बात करेंगे कि ये छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए थे मिलान करने के लिए। जैसे WTO की अगर हम बात करें तो सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। क्या कहा जा रहा है कि सामान्यतः
व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना, मतलब व्यापार में किसी प्रकार से आप मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं कर सकते। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत को दाल आयात करनी है, लेकिन वो पता चले कि अमेरिका को कहेगा कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ से केवल 70 किलो दाल आयात करूंगा, रसिया से कहेगा 40 किलो करूंगा, चाइना से कहेगा 100 किलो करूंगा, और ये अगर WTO के तीनों सदस्य हैं तो उनमें कई सारे नियम्स होते हैं और उन आधारों पर भारत के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है कि आप नियमों का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब आगे बात करते हैं IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करता है, जिसको हम लोग कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब इंडिया के पास 1991 के दौरान केवल 15 दिन का बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा था दुनिया से व्यापार करने के लिए, तो भारत IMF के पास गया था और वहां से पैसे मिले। तो ये केवल बस इन्हीं लोगों को पैसे देता है जिसका भुगतान संतुलन खतरे में आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे सार्क देशों के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। IDA की बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कहलाती है, जो नम्य ऋणों की स्वीकृति करता है, यानी कि कम ब्याज पर देता है। नम्य का मतलब क्या होगा, कम ब्याज पर देता है राष्ट्रों को, जो सामान्यतः विकासशील देश वगैरह होते हैं, अल्प विकसित, उन्हें देता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कह दो या एसोसिएशन कह दो, तो ये नम्य ऋणों की स्वीकृति देता है। अब यहाँ पे कुछ हेडक्वार्टर है, जैसे UNO का हेडक्वार्टर आपको अमेरिका के अंतर्गत न्यूयॉर्क में मिलेगा, WTO का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ILO का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आपको इटली के रोम में मिलेगा। कहाँ पे, इटली के रोम में मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में 193 सदस्य हैं, लेकिन आप लोग अपडेट कर लेना, आई थिंक 195 हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी गूगल पे या फिर UN की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें 1960 में स्थापित पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन, जिसको हम OPEC कहते हैं, ऑयल ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का विशेष बल पेट्रोलियम उत्पादन और पेट्रोलियम कीमतों पर नियंत्रण से सम्मिलित होता है। अर्थात इन देशों के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, आपके जो भी 13-14 देश होते हो, इनका उद्देश्य होता है कि हम पेट्रोलियम का उत्पादन किस तरीके से कर रहे हैं और मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, और साथ ही साथ उसी वजह से लोग पेट्रोलियम की कीमत का भी आकलन लगाते हैं। हालांकि पहले वेनेजुएला भी इसका सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब वेनेजुएला इस ग्रुप से बाहर निकल चुका है। इसमें जो 13 देश आएंगे, आपको ईरान देखने को मिलेगा, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लेकिन अब वेनेजुएला बाहर हो चुका है, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो और गैबन। तो ये पूरे के पूरे 12-13 देश आपको देखने हैं। यहाँ पर सार्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल तरीके से एक व्यापारिक संगठन ही है। तो यहाँ पे सार्क की जो फुल फॉर्म होगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और इसका गठन आपके 8 दिसंबर 1985 को किया गया। कब किया गया? 8 दिसंबर 1985 को किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। कहाँ है मेरे भैया मुख्यालय इसका? काठमांडू में। और 8 सदस्य कौन कौन है? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। हालांकि सार्क के जो गठन करने का प्रोविजन था, या जो प्रावधान था, या दूसरी भाषा में कहें इसका जो विचार था, वो मुजीबुर रहमान ने दिया था, जो कि बांग्लादेश के थे। सार्क का जो 14 सम्मेलन था 2007, इसमें जो है कि अफगानिस्तान को इसके 8वें सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर लिया गया। अच्छा, यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय होता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, अर्थात कि यूनिसेफ, जिसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और ये गैर लाभकारी संगठन है। मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था आपको कि करीना कपूर को, इसको दोस्तों, करीना कपूर खान को क्या बनाया गया? यूनिसेफ इंडिया का राजदूत बनाया गया है। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी भाग बन गया। नेक्स्ट है विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियों। विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियों में जैसे कौन कौन से ऐसे देश हैं जो वर्ल्ड में एक नई कंट्री के रूप में उभर के आ रहे हैं, जो बहुत ही पावरफुल हो रहे हैं, जैसे ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया। तो इन्हीं को एक नया नाम दे दिया गया ब्रिक्स, और ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब तक इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, तब हम इसे केवल ब्रिक बोलते थे, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, तो इसे ब्रिक्स कहा गया। तो 2010 में आपके दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया था। 2014 में फोर्टोलेजा ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की। इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। हालांकि न्यू डेवलपमेंट मुख्यालय कहाँ रहेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में रहेगा। आपको बताते चलें कि इस समय जो ब्रिक्स को अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी
1 जनवरी 2024 से मैं ये पे करंट भी बता दूं कि टोटल अब इसके 10 देश शामिल हो चुके हैं। अगर इसमें से कौन सा देश ऐसा जिसने अपनी स्वीकार्यता नहीं दी तो वो था आपका अर्जेंटीना। वर्तमान में अक्टूबर 2024 में रूस में इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये चीजें भी आपने जान ली यहीं पे। अच्छा, ब्रिक की बात करें तो 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने दिया था, तो जिम ओ नील जो कि एक अर्थशास्त्री थे। एनडीबी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, केवी कामत यानी कि भारतीय व्यक्ति को बनाया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। संघाई चीन में स्थापित एनडीबी बैंक को $100 बिलियन की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ प्रारंभ किया गया था और ये सभी को जो है कि 20-20 बिलियन डॉलर के साथ बराबर देना था 5 देशों को। तो इस तरीके से 100 हो गया। अब यहाँ पे अस्ताना की बात कर लेते हैं। ये पुरानी जो एक रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझनी जरूरी है कि कजाकिस्तान की जो राजधानी अस्ताना, हालांकि नूर सुल्तान हुई फिर दोबारा अस्ताना हो गई, इसमें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की 17वीं शिखर बैठक हो रही थी 2017 को। और सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ कि भारत और पाकिस्तान के इस संगठन में पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को एससीओ के किस मीटिंग या किस दौरान जो है कि पूर्ण सदस्य मिली, तो आप कह सकते हो 2017 में। अब आगे देखो, 25 मई 1981 को सऊदी अरब के रियाद में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब ने एक समझौते के अंतर्गत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ ऑफ कॉपरेशन या गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की स्थापना की थी। इसी तरीके से अब हम और भी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, जैसे गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य देश कितने हैं, 6 राष्ट्र हैं। अब ये गंगा क्या है, हमारे भारत की नदी है। साथ ही साथ मेकांग क्या है, आपको ये देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहते हैं, जो आपके म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और इस तरीके से वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन सभी क्षेत्रों से होकर बहती है ये नदी, मेकांग नदी। भारत, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग। देखा जाए तो मेकांग को क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहा जाता है और ये सबसे अधिक राष्ट्रों से होकर जाती है। भारत व उसके पूर्वी पड़ोसी राष्ट्रों के बीच यातायात, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, संचार में सहयोग के लिए इसको स्थापित किया गया था। आगे बात करेंगे बेनेलेक्स की बात करेंगे, तो जो बेनेलेक्स देश का समूह होता है उसमें यूरोपीय देशों में बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है, लग्जमबर्ग आते हैं। ये तीनों देश ही आपके बेनेलेक्स समूह में आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, हालांकि अब तो चर्चा में नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन लिखा है तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, नाफ्टा। अब ये चर्चा में नहीं रहता है। नाफ्टा में क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो है कि अमेरिका के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट था जिसको हम कहते हैं ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक। इसका सर्जन कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के मध्य हुआ था, जो कि 1 जनवरी 1994 से ये प्रभावी हो गया था। तो नाफ्टा का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एक तरीके से 1994 देख लोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 11 अप्रैल 1993 को सार्क देशों के द्वारा भी व्यापार में सीमा शुल्क को कम करने के लिए साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जिसको हम साप्टा बोलते हैं, इस पे हस्ताक्षर किया गया। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, इससे मिलता जुलता शब्द दे देगा एग्जाम में, बस आपको नाफ्टा क्या है, साप्टा क्या है, ये सबका भी मिलान करने को कभी कभी आ जाता है। एग्जामिनर का पता नहीं होता दोस्तों इकोनॉमी में कब क्या पूछ देगा। साप्टा के पश्चात फिर साफ्टा आता है, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अभी तक पी का मतलब था प्रेफरेंशियल, यानी कि हम प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने पार्टनर को। अब यहाँ पे एफ का मतलब क्या हो गया, फ्री दे दिया हमने, फ्री ट्रेड कर दिया। और ये 6 जनवरी 2004 से आया, जबकि प्रभावी 2006 में हुआ। तो 1993 वाले को अपडेट कर दिया गया 2004 में। और यहाँ पे अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो मैं कट ही कर देता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसको जरूर देखेंगे। सेका, सेका का मतलब क्या होता है कि भारत और सिंगापुर के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट किया गया 29 जून 2005 को। अर्थात क्या होगा इसका फुल फॉर्म, व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता। अब यहाँ पे कुछ संगठन है और उनके हेडक्वार्टर भी पूछे जा रहे हैं। एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग एडीबी बोलते हैं, ये फिलीपींस मनीला में होता है इसका हेडक्वार्टर। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, APEC, एपेक। और अभी मैंने आपको बताया कि एपेक का सदस्य भारत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, जिसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में होता है। और आसियान देशों की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, इसकी राजधानी मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। आगे पॉइंट बात करेंगे G15। अब यहाँ पे देखिए, विश्व के विकासशील देशों का जो गठन हुआ है सितंबर 1989 में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। G8 भी कोई खास नहीं है। हाँ, इसको बस इतना जान लो, G7 का ये एक्सटेंडेड रूप था, क्योंकि सदस्य देश, अगर मैं G7 को आपको बता दूं पहले,
पहले मैं आपको G7 बताता हूँ, क्योंकि इसका गठन हुआ था 1975 में, फिर 1976 में इसमें कनाडा जुड़ जाता है, उसके बाद आगे चल के 1998 के आसपास इसमें रसिया जुड़ जाता है, लेकिन उसे 2014 में क्रीमिया वॉर की वजह से बाहर कर दिया जाता है। तो जब रसिया जुड़ता है तो जैसे इसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और रसिया। रसिया को 1997 में शामिल किया गया, हालांकि 97 नहीं था दोस्तों, 98 रहेगा, 1998। और तब 2017 को संगठन से बाहर भी कर दिया गया, फिर वापस ये G7 बन गया। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि 2014 में जो क्रीमिया का युद्ध आपने सुना होगा, क्रीमिया वॉर, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ जो क्रीमिया वॉर आप सुन रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ जो अभी रसिया ने 2014 में अटैक किया क्रीमिया पे, तो यहाँ पर फिर क्रीमिया पे संघर्ष करने की वजह से इसे बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ अर्थात इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन IORARC के संदर्भ में मार्च 1995 के मध्य मॉरिशस सरकार की पहल पर हिंद महासागर देशों के बीच एक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। तो ये क्या थी आपकी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, और ये मॉरिशस सरकार के पहल पर जो है शुरू की गई थी। आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन देश शामिल होंगे। तो इंडियन ओशन के जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी शामिल थे। भारत, चीन, ब्राजील और अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए एक समूह बनाया गया G77, जिसका गठन 15 जून 1964 में किया गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये WTO लिखा हुआ है और ये तो स्थापना हुई 1995 में, तो इनको कैसे पता था 1964 में कर दी थी? तो दोस्तों उस समय इसको WTO को हम लोग GATT के नाम से जानते थे, हालांकि वर्तमान में GATT ना लिख के WTO लिख दिया गया, तो ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। आसियान की बात करेंगे तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करेंगे, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। वर्तमान में 10 नहीं रह गए दोस्तों, अब 11 देश हो चुके हैं। अगर आप देखोगे जब 1967 में इसकी स्थापना हो रही थी ना, तो इसको थाईलैंड में स्थापित किया गया था और 5 देशों के द्वारा मिलकर किया गया था। वर्तमान में 10 हो गए। 10 कौन से? इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, कंबोडिया, और अभी एक नया देश शामिल हो गया है जिसका नाम है दोस्तों तिमोर लेस्ते। क्या नाम है? तिमोर लेस्ते। तो अब टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 है। अच्छा, तिमोर लेस्ते की एक राजधानी है जिसका नाम है दिल्ली, भारत की तरह है, और भारत ने भी यहाँ पे घोषणा कर दी कि हम दिल्ली में क्या करेंगे, अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेंगे, क्योंकि आसियान देशों के साथ हर जगह हमारे वाणिज्यिक दूतावास हैं, तो यहाँ पर भी हम स्थापित करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान द्वारा 7 वार्ता भागीदारों यथा चीन, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया जा चुका है, अर्थात कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किसको कहते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आसियान के 10 देशों और 7 उन देशों के मध्य एक प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार समझौता है FTA। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि हम लोग आपस में जिन भी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं उनके साथ खुले रूप में व्यापार करते हैं, किसी प्रकार का उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, हर एक चीज़ उनकी स्वीकृति को रखा जाता है और अधिक से अधिक व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। RCEP की बात करेंगे तो ये औपचारिक रूप से जो है कि 2012 में कंबोडिया में शुरू की गई थी इसकी वार्ता इसके लिए। और वाटर क्रेडिट क्या होता है? तो इस पहल को water.org के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह जल स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करती है। इसका उद्देश्य क्या है कि निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अर्थात सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। तो ये एक तरीके से जो निर्धन व्यक्ति है उनको मदद करने के लिए वाटर क्रेडिट शुरू किया गया। UPPCS का कोई पता नहीं होता है दोस्तों, उसने 4 साल पुरानी योजना पूछ ली थी, हरियाली याद होगा तो वाटर कंजर्वेशन से संबंधित थी, तो ये भी पूछा जा सकता है ना, वाटर क्रेडिट कुछ भी पूछ सकती है UPPCS। तो अब यहाँ पर आपको एक चैप्टर देखने को मिलेगा जो आपका विविध के नाम से है। क्या नाम है? विविध चैप्टर रहेगा ये न्यू। और इसके बाद जो हम लोग अगली क्लास करेंगे कल की क्लास में, आज तो हम लोग विविध को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो आपकी अगली क्लास होगी नेक्स्ट जो लास्ट होगी जिसमें आप देखोगे जनसंख्या हम लोग पढ़ेंगे, नगरीकरण को पढ़ेंगे, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल मिस मत करना और चैनल पर लगे रहना और जुड़े रहना चैनल पे, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं न्यू चैप्टर आज जो हम विविध को पढ़ेंगे। विविध में क्या होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो केवल करंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं उसी समय के, तो उसको हम स्किप कर देंगे। जैसे अगर हम देखेंगे ये तो इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को घोषित किया गया किसके लिए? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया इसे।
देश में सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करके इसके बाद 1986 में जारी की गई दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लेकिन अब 34 वर्षों के बाद जुलाई 2020 में भारत सरकार के द्वारा एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे जिन्होंने इसकी रिपोर्ट दी थी, वो थे के कस्तूरी रंगन। क्या थे दोस्तों, इनका नाम याद होगा, अगर भूल गए तो याद कर लो, के कस्तूरी रंगन। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नई शिक्षा नीति का जो अंतिम प्रारूप है वो किसने तैयार करने के लिए 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और यही मैं बता रहा था आपको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय इसमें काम करता था, अब तो इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। कर्नाटक फर्स्ट राज्य जिसने राज्य की उच्च शिक्षा नीति में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अमल में लाया, यानी जब ये बनी थी तब कर्नाटक पहला राज्य था जिसने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया था। जबकि जुलाई 2022 में उत्तराखंड आपका प्री प्राइमरी शिक्षा में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक है, रिसर्च के लिए। तो हायर एजुकेशन के मामले में कर्नाटक पहले नंबर पे आता है कि जिसने सबसे पहले इसको लागू किया, लेकिन उत्तराखंड ने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पे लागू किया। अब यहाँ पे इस पॉइंट को जरा देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत आदमी यानी कि जो मार्जिनल मैन होता है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। लुप्त होती हुई महिलाओं का विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था, लुप्त होती महिलाएं। 1990 में यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए विचार दिया गया था। क्या दिया गया था कि यूरोप में महिलाओं की संख्या कम है या एशिया में, तो इस आधार पर इन्होंने एक टर्म्स यूज कर दी थी कि लुप्त होती महिलाएं। ग्लोबल विलेज की बात करेंगे तो इसकी संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है, या यूँ कहें कि अब जो आपके डेवलपमेंट हो रहा है गाँव का वो ग्लोबल विलेज के रूप में भी कह सकते हो। आगे बात करेंगे, गार्टनर ने 4 चरण परिपक्वता मॉडल के क्रम में वर्णित किया, जैसे सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं यहाँ पे, हाँ ये आप जरा याद रख, ये बेसिक प्रश्न हो सकता है, वैसे तो उम्मीद बहुत कम है, अब इस तरीके के पैटर्न नहीं रह गए पेपर में, कि 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले जो पहले व्यक्ति थे भारतीय, वो थे श्रीमती हंसा मेहता। तो ये लेडीज थी जो सबसे पहले इसमें शामिल हुई थी। अब यहाँ पे बात करेंगे भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 14 अक्टूबर 2003 को किया गया, क्योंकि इसको लाया गया MRTP के मतलब कि उसकी जगह पे लाया गया, MRTP को रिजेक्ट किया गया और अब इसकी जगह पे प्रतिस्पर्धा आयोग लाया गया 2002 में, जो कि 2003 से शुरू हो गया। अधिनियम जो है कि 2002 में बना। बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायाधीश अशोक कुमार। और अभी कौन सा 7th पे कमीशन ही तो चल रहा है अभी पूरे भारत में, अभी उससे ज़्यादा तो बढ़ा नहीं है, तो इसके अध्यक्ष भी पूछ सकता है, अशोक कुमार जी थे, अशोक कुमार माथुर। अब यहाँ पे ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित कार्यक्रम है, जैसे MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति से सम्मानित है, LK झा साहब आर्थिक प्रशासन सुधार से सम्मानित है, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। इसी तरीके से कुछ समितियां जो प्रश्न में पूछी जाती हैं बार बार, जैसे अगर हम बात करें तो गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार हो जाएगा, नान जुदरप्पा समिति रेलवे किराया, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से कुछ और भी समितियां, जैसे अगर आप देखोगे सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो जाएगी, सी रंगराजन गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की बात करेगी और नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है, नरसिम्हन समिति। और भी इसी तरीके समितियों को फिर रिपीट किया जा रहा है, जैसे गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, यानी कि जो इंडस्ट्री ऐसी भी है जो खराब हो चुकी हैं, कहने का मतलब जिनका कोई भी वेटेज नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, इनकी जांच करने के लिए गोस्वामी समिति गठित की गई। जानकी रमन समिति सेपुर घोटाले जांच की बात की गई, शेयर घोटाले की जांच पड़ताल। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार और तारापुरे समिति जो पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की सलाह दी गई थी उससे समिति जांच करना था इनको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि दत्त समिति, कई बार मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी कराया है कि औद्योगिक लाइसेंस अगर आपको लेना है तो इसके लिए दत्त समिति को याद रख लो। वांचू समिति 1971 की प्रत्यक्ष कर से संबंधित हो गई, राजमन्नार 71 में केंद्र राज्य संबंध से हो गई और चक्रवर्ती 1985 में मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। इनको जरा अच्छे से तैयार करना क्योंकि आज भी बेटा ये सारी समितियां पूछी जाती हैं एग्जाम में। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। तेंदुलकर समिति निर्धनता का आकलन करने के लिए और चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं लेकिन कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं इनको स्किप करूंगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं
इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट पुस्तक किसकी है? तो ये प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी, हालांकि अब तो गुजर चुके हैं, और इनको भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न सम्मान भी दिया गया इस बार। तो इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये पुस्तक उन्हीं की थी। और भी कुछ पुस्तक है, जैसे इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, अमर्त्य सेन की पुस्तक है इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, जोसेफ ई स्ट्रेलिंजर की पुस्तक है। और इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, तो यहाँ पे ये एंथनी बी एंटस्किन, ये इनकी पुस्तक है। तो ये कई बार पूछी जाती है, हालांकि आपको याद रखना है जो मुख्य रूप से इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड अमर्त्य सेन की, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पे लिखा द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, थॉमस पिकेटी की है। कैग की बात करेंगे तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति के द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया था, जिसके टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से भी सदस्य आते हैं। कैग के कार्यों की बात करेंगे तो लोक वित्त के संरक्षक के रूप में होते हैं। हालांकि 1976 से कैग को क्या किया गया, सेंट्रल लेवल पे कंट्रोलर का काम हटा दिया गया, केवल ऑडिटिंग का काम रह गया। स्टेट लेवल पर ये दोनों काम करता अभी भी। एनएचबी की बात कर लेते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करेंगे, या फिर राष्ट्रीय आवास बैंक जिसे हम कहते हैं। एनएचबी द्वारा जुलाई 2007 में सूचकांक रेजिडेंस की शुरुआत की गई। रेजिडेंस का मतलब होता है रेजिडेंस, जो होता है आपके रहने का स्थान, उससे, और इसका आधार वर्ष रहेगा 2017-18। हालांकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेजिडेंस जो सूचकांक वो किससे समझता है, भूमि की कीमत से समझता है, यानी कि आवासीय बैंक से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये आपका एक पॉइंट है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड मर्चेंटाइज मार्क्स एक्ट 1958 में पारित किया गया, जिसका उपयोग था कि धोखाधड़ी के रोकथाम तथा ट्रेडमार्क के बेहतर सुरक्षा और पंजीकरण सुविधा प्रदान करना। पॉक्सो की बात करेंगे तो ये एक चाइल्ड से संबंधित काम होता है, जो रेप वगैरह करते हैं लोग जो है कि, तो उनको सजा दिलाने के लिए इस तरीके का प्रावधान रखा गया, जिसमें लिखा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि बच्चों को बचाना है हमें, जो आपके सेक्सुअल ऑफेंस होता है ना, उससे रोकने के लिए बचाना है। तो ये कानून का संबंध बच्चों से मुख्य रूप से। अच्छा, भारत में पेटेंट कानून कब लागू हुआ? तो 1972 में भारत में पेटेंट का कानून लागू हुआ। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को जारी किया गया, सीएसओ के द्वारा जारी किया गया। अब इसको एनएसए कहा जाता है, ठीक है, एनएसओ। बहिनी दरबार ये समाचार पत्र महिलाओं द्वारा, मतलब समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए ही प्रकाशित किया था मध्य प्रदेश 2008 से। ये जो है कि महिलाओं के द्वारा संपादित किया था, और इसमें जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर हो, या उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर, उनकी जन सहभागिता की बात हो, या उनके कृषि की बात हो, या उनके घरेलू शोषण की बात हो, हर एक चीज़ इसमें महिलाओं से संबंधित दी जाएगी। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका नोएडा में स्थित है, ठीक है। अगर आपको गाजियाबाद ऑप्शन देगा तो इसको बिल्कुल नहीं सही करना, आपको नोएडा ही सही करना है, क्योंकि नोएडा में स्थित भी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, NCAP, ये आपका 2000 मतलब कि आपके ICAR की जगह इसको 1991 में स्टैब्लिश किया गया और दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया। वित्त आयोग के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी तो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल नंबर 280 में इसका वर्णन है। योजना आयोग आपकी एक संविधानेतर संस्था है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, मार्च 1950 में। RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये भी घटनाक्रम आपसे मिलान के लिए पूछता है। फिर इसी तरीके से भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, यानी एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जिसको 1983 में स्टैब्लिश किया गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे? नोएडा में स्थित है, और ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है। आगे पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो इसको जो गठित किया गया था, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो होता है 1860 का, अंग्रेजों के जमाने का, उसी समय से इसको गठित किया गया। हालांकि 6 जुलाई 1983 से कार्यरत संस्था हो चुकी थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और भारत भवन भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और भारत भवन भोपाल में स्थित है, MP में। अब यहाँ पर देखोगे, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए 1 जून 2022 को हर घर दस्तक 2.0 अभियान शुरू किया गया था। जैसे कोविड-19 का जब टीका लगाया जा रहा था, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ऐसा कोई भी केस न रह जाए जिसको टीका न लगाओ, कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी। तो इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया था, दस्तक 2.0 हर घर, जहाँ पे हर घर में जा जाके रिकॉर्ड लिया जाता था, जाँच की जाती थी कि क्या आपको टीका लगा कि नहीं, दोनों डोज लगी कि नहीं, ये सारी जाँच की जाती थी। फिर आगे देखो कि जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश योजना का शुभारंभ किया गया।
स्वदेश योजना। इस योजना के तहत थीम आधारित 15 परिपथों का पहचान की गई, जैसे पूर्वोत्तर भारत, बौद्ध परिपथ, हिमालय परिपथ, तटीय परिपथ और कृष्ण मरुस्थल, जनजाति, वन्यजीव, ग्रामीण, आध्यात्मिक, रामायण, विरासत, धरोहर, इको, सूफी, तीर्थंकर परिपथ। ये सभी टोटल जो है कि 15 परिपथ याद नॉमिनेट किए गए। लेकिन आपको अगर ये भी याद नहीं होता तो कम से कम इतना याद रख लेना कि जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश योजना निर्धारित की गई थी। ऊर्जा गंगा परियोजना की बात करेंगे तो यह गैस पाइपलाइन परियोजना कहलाती, जो कि अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी। 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, अर्थात जिसको उदय योजना के नाम से जाना जाता है, ये भी शुरू किया गया था और इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। डिजी लॉकर की बात करेंगे, ये डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक इम्पॉर्टेंट पहल है और इसके अंतर्गत लोगों के दस्तावेज, प्रमाण पत्र या निर्वाचन आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सबको सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सीटेट के रिजल्ट भी अब इसी पे आते हैं। आप अपनी गाड़ी के आरसी हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ डिजी लॉकर में रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से चालू किया गया एप्लीकेशन है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अगर मान लो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अगर भूल जाते हैं, कहीं घर पे छूट गया और ऐसे में कहीं रास्ते में ट्रैफिक चालान वगैरह बचने से आप डिजी लॉकर का प्रयोग करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट उसमें रहते हैं। इसी तरीके से हम एक अगले पॉइंट को देखेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज देश के 4 जो बृहद सबसे महानगर होते हैं उनको कनेक्ट करता है। किसको? दिल्ली को, कोलकाता को, मुंबई को और चेन्नई को। तो ये 4 महत्वपूर्ण महानगर इसमें आते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज के सम्मिलित कौन से हैं? तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, ये तीनों स्वर्ण चतुर्भुज में आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में। और जबकि स्वर्णिम चतुर्भुज में चारों महानगरों को जोड़ा जाता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पे चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पर है, भारत सेकंड पे और आपका थर्ड पे जापान है और फोर्थ पे यूएसए। यानी कि जो कच्चा स्टील होता है ना, उसके उत्पादन में भारत का नंबर दूसरा है, चीन का पहला है और तीसरा जापान का है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण, यानी कि 15 चैप्टर हैं इसमें। अगर हम बात करें एग मार्क का जो प्रॉब्लम्स मतलब कि जो सर्टिफिकेट होता है, ये भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है जो कि गुणवत्ता से सम्मिलित होती है। इसको अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, एग मार्क। और यहाँ पे क्या होता है कि एग मार्क का मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग का मतलब हो गया, एजी का मतलब हो गया एग्रीकल्चर और मार्क का मतलब हो गया निशान। तो एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जो गुणवत्ता से युक्त होते हैं और पर्यावरण के प्रति नहीं, वो तो इको मार्क हो जाएगा। तो ये आपका एग मार्क पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको इको मार्क भी देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इको मार्क। तो यहाँ पे इको मतलब हो गया इकोलॉजी, अर्थात पर्यावरण के जो प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो जो BIS होता है, ये मानक चिन्ह अनिवार्य रूप से देते हैं। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यूपी में किस संस्थान को दिया गया? तो निजामाबाद यूपी को दिया गया ब्लैक पॉटरी, जो कि ये यूपी में निजामाबाद कहाँ पे है? तो ये आजमगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? आजमगढ़ में। इको मार्क, देखो यही चीज मैं कह रहा था, जिसको अगर हम देखें तो इको मार्क कह देते हैं। यह भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। हालांकि इनकी शुरुआत 1991 में शुरू की गई थी। और बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, इसको ओबोर भी बोल देते हैं। ओबोर का मतलब क्या हो गया? वन बेल्ट वन रोड, या फिर इसको BRO भी बोलते हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। तो ये चीन से संबंधित है और ये शुरू ही किया गया था दोस्तों भारत को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि चाइना जैसे लोगों की इतनी औकात नहीं है कि भारत को कंट्रोल कर सकें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं और कल हमारी जो आखिरी क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, बिल्कुल भी आप लोग कल की क्लास को मिस मत करना, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के लिए जनसंख्या, जनगणना और साथ ही साथ नगरीकरण, ये जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी PCS के लिए, समीक्षा अधिकारी भी है और यूपी PCS दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सब बेसिक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि जनगणना को हमें पढ़ना है, जनसंख्या को, फिर जनसंख्या के अंतर्गत ही हम जनगणना के सारे आंकड़ों को भी कवर कर लेंगे और लास्ट में हम आगे चलेंगे और लास्ट में हमारा जो एक टॉपिक रहेगा जिसको हम भारत में नगरीकरण वाले पॉइंट की तरफ से इंडिकेट करेंगे और इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर इस क्लास की पूरी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने कलेक्ट की होंगी फैक्ट के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में। तो इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। 8527594
636। तो इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। हालांकि ये पेड होती है पीडीएफ, जितनी भी हमारी हैंड रिटन नोट्स की होती है, चाहे वो आप परिणाम नोट्स देख लो, तपस्या नोट्स देख लो, या फिर लक्ष्य भेद नोट्स देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।